the subject of nationalism, and particularly when it comes to in context with India, we have to first try to understand what India is, then we will be able to understand what nationalism is. देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये एक फैक्टर है. If you look from Eastern Europe to Japan, we are the only sustainable, pure democracy in entire Eastern Hemisphere. ये दूसरा सत्य है. तीसरी बात यह है, if you look at the all great ancient civilizations of the world, Chinese civilization, Mesopotamian, Babylonian, Greece, Egypt, Inca, Maya, Aztec, Roman Empire, we are the only surviving civilization of the world. जो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा. वो कुछ बात समझने की जरूरत है. चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे कंट्री का? वी आर द ओनली मेजर कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड हिस्ट्री विच नेवर वेंट फॉर इन्वेजन. और आखिरी कैरेक्टरिस्टिक हमारे नेशन की क्या है? इफ आई आस्क यू नेम ए कंट्री इन द वर्ल्ड इन विच ऑल द रिलीजन्स ऑफ अर्थ आर देयर, इट इज ओनली इंडिया. ज़ोरोस्ट्रियंस, पारसी अपनी जमीन से खत्म हो गए, बचे हैं तो सिर्फ भारत में. जब इजराइल बना तो ज्यूज ने अपनी हिस्ट्री लिखी और हर कंट्री में उनके ऊपर जो जो अत्याचार हुए उनको उन्होंने डॉक्यूमेंट किया. और सिर्फ इंडिया एक कंट्री था जहां के ज्यूज ने लिख के भेजा कि फॉरगेट अबाउट परसिक्यूशन, वी नेवर फेस्ड एनी डिस्क्रिमिनेशन. और इससे भी ज्यादा मैं आपसे कहूं, ओल्डेस्ट चर्च कहां पे है? ठीक है, उसको लेकर एक डिबेट भी है, बट इट इज बिलीव्ड दैट इट इज इन मालबार कोस्ट ऑफ केरला. इन केरला द रूट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी इज मोर एंशियंट देन यूरोप. और अगर आपसे पूछें, मैं देखिए कोई बहुत बड़ा इस्लामिक मामलों का जानकार नहीं हूं, पर इस्लाम में 72 फिरके हैं. अगर आपसे पूछूं कि दुनिया का एक देश बताइए जहां 72 के 72 फिरके हों, तो कोई मुस्लिम देश नहीं है, वो भारत. अब आपको समझना होगा वो कुछ बात क्या थी. यही एक कुछ बात है. देखिए, हमारा कॉन्सेप्ट नेशन का और आज का कॉन्सेप्ट नेशन में एक बेसिक डिफरेंस है. टुडे द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन इज अ पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशन. इट इज अ पार्ट ऑफ लैंड कंट्रोल्ड बाय सिंगल पॉलिटिकल अथॉरिटी. हम कहते हैं जियो कल्चरल नेशन. इट इज सर्टेन सेट ऑफ कल्चरल वैल्यूज विच इंस्पायर्स एंड मोटिवेट फॉर जनरेशंस एंड जनरेशन. सो in our concept, national or nation is a thought, it is inspiration. वो एक जीवंत चेतना है. इसीलिए हमारे यहाँ राष्ट्र को भारत माता कहा गया है, जमीन का टुकड़ा नहीं कहा गया है. अब जो आपने कहा गया हम किस ढंग से देश को जोड़ते हैं, कैसे हम जुड़ जाते हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं. आप देश के किसी भी हिस्से में खड़े होकर, जो हमारी संस्कृति के प्रतीक है, दुर्भाग्य यह है कि जो कुछ बात थी उसको मैकॉले स्कूल ऑफ थॉट के चलते हुए उसको रिलीजियस एंगल में पोर्ट्रे करके एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे डाल दिया गया. मैं एक छोटी सी बात कहता हूं. इस देश के जो राष्ट्र पुरुष हैं, आप कहिए जी मैं तो राम का भक्त हूं, तो राम की राजधानी अयोध्या से लेके और राम सेतु दक्षिण तक पूरा का पूरा देश से आप कनेक्ट हो जाते हैं. आपने कहा नहीं जी राम का नहीं जी, मैं तो शंकर जी का भक्त हूं, तो अमरनाथ से लेके रामेश्वरम तक और काशी विश्वनाथ से लेके मल्लिकार्जुन तक आप पूरे देश से जुड़ जाते हैं. आपने कहा नहीं जी मैं तो देवी का भक्त हूं, तो आप वैष्णो देवी से लेके और कन्याकुमारी तक और मुंबा देवी से लेके कामाख्या तक जुड़ जाते हैं. कोई भी हमारे यहां कथा सुन लीजिए, कहानी सुन लीजिए, देश के भिन्न भिन्न अंचलों से कनेक्शन. और इतना ही नहीं, एक उदाहरण देना चाहता हूं. रामेश्वरम आप में से जितने लोग गए होंगे, अगर आपने देखा हो वहां 22 कुओं से स्नान करना पड़ता है. वो हर 22 कुआं एक एक तीर्थ का सिंबल है. Means sitting on the farthest southern point of country, you are connected to the northernmost part. और जब आप वहां रामेश्वरम में शिवलिंग के दर्शन करने जाते हैं, उससे पहले पुजारी कहता नहीं पहले इस वाले शिवलिंग के दर्शन करिए. तो आप कहते हैं ये कौन है? कहते हैं ये काशी विश्वनाथ. काशी विश्वनाथ कहां? नॉर्थ में. आपको दूसरा उदाहरण देता हूं. जब आप पूजा करते हैं, हाथ में जल लेते हैं, तो पुजारी क्या श्लोक बोलता है? गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु. देश की सारी नदियों के जल को मैं प्रतीक रूप में स्मरण करता हूं.
ये वो चीज है जो आप किसी भी परिस्थिति में रहें, कोई हिस्सा किसी भी पॉलिटिकल पावर के कंट्रोल में रहे, मगर आपका दिल उससे जुड़ा रहता है। और आज भी वो चीज है। उदाहरण दे के कहता हूं, ननकाना साहब पाकिस्तान में चला गया, पर गुरु नानक की शिक्षाएं भारतीय इतिहास का हिस्सा है या पाकिस्तान के इतिहास का? ना पाकिस्तान के इतिहास का हिस्सा है, ना पाकिस्तान ओन करता है। ओन भी हम ही करते हैं और वो हिस्सा भी हमारा है। तो कोई जमीन का टुकड़ा कट जाने से चेतना नहीं कट जाती। और आज भी मैं कहूंगा, हमारे नेशनल एंथम में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा है, तो सिंध तो आज भारत का हिस्सा नहीं है। कुछ लोगों ने शायद कोर्ट में जाके प्रयास भी किया था, खैर वो जो भी टेक्निकल रीजन थे इससे कोर्ट ने मना कर दिया। तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा कहता है सिंध आज भी हमारा हिस्सा है कॉन्शियसनेस का। इसलिए हम जिस नेशनलिज्म की बात करते हैं वो हमारा, देखिए, कंट्री अलग है, नेशन अलग है, देश अलग है, राज्य अलग है और राष्ट्र अलग है। देश है जमीन, राज्य है पॉलिटिकल अथॉरिटी। अगर पॉलिटिकल अथॉरिटी सब कुछ होती तो 20वीं सेंचुरी में दुनिया का सबसे पावरफुल देश था यूएसएसआर। जरा सी पॉलिटिकल अथॉरिटी कमजोर हुई, 15 टुकड़ों में विभाजित हो गया। पूरा यूरोप रोमन एम्पायर के रूप में एक देश था 1000 साल पहले। आप एक ब्रिटिश और एक फ्रेंच को देखेंगे ना, उसमें जितना अंतर आएगा उससे उतना अंतर आपको एक पंजाबी और एक केरला नजर आएगा। स्टिल वी आर वन नेशन आफ्टर 1000 ईयर ऑफ फॉरेन डोमिनेंस। और भाई साहब वो एक साथ नहीं रह पाए, क्यों? वो इसलिए हमारे लिए राष्ट्र चेतना है और न चेतना को कोई मार सकता है, न चेतना को कोई काट सकता है। उनके लिए देश एक जमीन का टुकड़ा है जिसे कब्जा भी किया जा सकता है, जिसे तोड़ा भी जा सकता है। इसलिए हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। इट इज कल्चर। और मैं ये भी कहूंगा, अगर आज के इस सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहिए तो वो सलूशन सिर्फ इंडिया से मिलेगा, क्योंकि हम दुनिया के इकलौते देश हैं जिसने कभी भी किसी के ऊपर कंट्रोल करने की भी कोशिश नहीं की साहब। और वो इंस्पिरेशन कहां से आता है? मैं उदाहरण देता हूं। भगवान राम ने लंका को कब्जा किया रावण को मारकर, क्या उसका एनेक्सेशन किया? नहीं। वहां कोई अपना डिप्यूटी बैठाया? नहीं। इनडायरेक्ट कंट्रोल किया? नहीं। वहीं के राज्य को कहा हाँ जी साहब आप रखिए, कोई हमें चिंता की बात नहीं है। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? वैल्यूज को एस्टैब्लिश करना, ना कि कंट्री को अपने में मिलाना। दूसरा एक अंतिम एग्जाम्पल देता हूं। अमेरिका आज दुनिया में सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स का चैंपियन बनता है। कोलंबस जब वहां पे लैंड किए, जितने नेटिव्स थे अमेरिका के फिजिकली खत्म हो गए। आज कितने रेड इंडियन बचे हैं? दे हैव फिजिकली एलिमिनेटेड ऑल द नेटिव्स। और ईस्ट में एक कंट्री है कंबोडिया। कंबोडिया का प्राचीन नाम है कंबुज। कंबुज इसलिए कि वहां कंबु ऋषि गए थे। कंबु ऋषि गए, उन्होंने उनको पूरा का पूरा उनको सिविलाइज किया। कहा आप वैसे ही रहिए, ना हमने आप पे कंट्रोल किया, ना मैंने आपको अपने में मिलाया, ना आपको एलिमिनेट किया। ये कंबु और कोलंबस का जो अंतर है ना, ये वेस्टर्न माइंडसेट के नेशनलिज्म और हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अंतर है। धन्यवाद। भारत की संस्कृति के मूल स्वरूप में है। भाषा की विविधता तो छोड़िए, यहां तो भगवान एक नहीं है, भगवान ही भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। और एक ही भगवान को आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाइए, उसका स्वरूप बदल जाता है। पर समस्या जानते कहां है? समस्या यहां पे नहीं है। अभी सुरेंद्र जी ने बात शुरू की, जो पहला उन्होंने शेर पढ़ा ना, सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदोस्तां बनता गया। यही माइंडसेट प्रॉब्लम का था। जैसे ये एक सराय थी, सब काफिले आके बनते गए और हम सेटल होते चले गए। हकीकत ये नहीं थी। मैं जयशंकर प्रसाद की कविता का एक पंक्ति उद्धृत करना चाहूंगा। हम क्या थे? हिमालय के आंगन में प्रथम, उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्वलोक में फिर फैला आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, निखिल संस्कृति हो उठी अशोक। हमने ज्ञान शुरू किया भाई। भारत शब्द का अर्थ क्या है? भा का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश और रथ का अर्थ होता है उसमें लगा रहना। प्रॉब्लम यहां से आई। दूसरा उदाहरण, जैसे जो प्रश्न दोनों रेस किए गए, मैं बताता हूं।
एक उदाहरण दिया गया वंदे मातरम का। कोई समस्या है क्या इसमें? वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? 1896 के कैलकाटा के एआईसीसी सेशन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की? रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने। कोई उनको प्रॉब्लम नहीं थी। 1905 में जब करजन ने बंगाल का डिवीजन किया, बंगाल के हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों ने बंगाल की सड़कों के ऊपर वंदे मातरम गाते हुए 4-5 साल में ऐसा माहौल बनाया कि 1911 में वो रिवर्ट हो गया, कभी इशू नहीं बना। 1947 14 और 15 अगस्त की रात, जब ना कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना हमारा नेशनल एंथम बना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक कैसे शुरू हुई? सरोजिनी नायडू ने वंदे मातरम गाया, देन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड, यानी देश अस्तित्व में उसी में आया। 1952 मौलाना आजाद देश के पहले शिक्षा मंत्री बने, और शिक्षा मंत्रियों का जो पहला सम्मेलन हुआ दिल्ली में, वंदे मातरम नहीं, सरस्वती वंदना भी गाई गई। कल्चर था, ये इशू नहीं था। प्रॉब्लम हुआ जब 1976 में इमरजेंसी में सेकुलर वर्ड डाला और फिर उसका पॉलिटिकल यूज करना शुरू हुआ, तब समस्या हुई। अब मैं आपको डिफरेंस का भी बताता हूं। देखिए, जो एक बात कही जाती ना कि आप एक पर्टिकुलर चीज थोपना चाहते हैं ना, मैं कहना चाहूंगा आप एक पर्टिकुलर चीज देखना चाहते हैं। जैसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, यह देश जब आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को लाल किले के ऊपर शहनाई किसने बजाई? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। इस देश के लिए आजाद होने, शहीद होने वाला सेना का फर्स्ट गैलेंट्री अवार्ड विनर कौन था? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, 1948 में नौशेरा की लड़ाई में। और दूसरी बात कहूंगा, 2010 में बैरक ओबामा भारत आए, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए कहा, इंडिया इज नॉट एमर्जिंग, इंडिया हैज एमर्ज्ड। व्हेन इट हैज एमर्ज्ड, जिस दिन 98 का एक्सप्लोजन हुआ था, एंड हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट? डॉक्टर अबुल कलाम। मगर अफसोस है, मैंने नहीं देखा कि ब्रिगेडियर उस्मान आजमगढ़ के रहने वाले थे, कोई गया हो ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज वाला ब्रिगेडियर उस्मान के घर। आजमगढ़ में आतंकवाद के आरोपियों के घर जाते हैं। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई, कोई नहीं गया, गए सिर्फ हमारे यहां वाले। 2007 में डॉक्टर कलाम को दूसरा टर्म मिले, इसके लिए सब विरोध में थे। और 2007 का ही साल इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसी समय अफजल गुरु की क्लीमेंसी के लिए सब प्रयत्नशील थे। तो मैं कहता हूं, अरे बहुत कुछ है। और मैं कहूंगा, जिसको आप गंगा जमुनी तहजीब देश की कहते हैं ना, वो क्या थी? वो थी कि बुल्ले शाह ये कहते थे, आज होली खेलूंगी मैं रसिया, कहे बिस्मिल्लाह। वो गंगा जमुनी तहजीब वो थी कि दारा शिको उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराता था और कहता था सिर्रे अकबर इसका नाम है, यानी वर्ड्स ऑफ गॉड। वो गंगा जमुनी तहजीब वो थी कि अब्दुल रसखान, शेख मोहम्मद इब्राहिम रसखान, हिंदी के कवियों क्या कहते थे? मानुस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, यानी अगला जन्म पाऊं तो भगवान कृष्ण के ग्वाल बालों के बीच में। अब्दुल रहीम खान खाना जैसा हिंदी का बड़ा कवि होता था। और ये गंगा जमुनी तहजीब ये थी कि अमीर खुसरो मुस्लिम होकर ये कहने की हिम्मत करते थे कि छाप तिलक सब छीनी तो उसे नैना मिला के। और ये एक तरफा नहीं था, लाखों हिंदू मजारों पे जाता था, आज भी जाता है। मगर अफसोस मैं कहना चाहूंगा, ये जो एक नजरिया था ना, मैंने जितनी बातें बताई, आपने कभी उससे अपने को नहीं जोड़ा। आपने किससे जोड़ने की कोशिश की? बाबर, तुगलक, औरंगजेब, अफजल गुरु, याकूब मेनन, इशरत जहां, जाकिर नायक। द प्रॉब्लम इज हियर। नेशनलिज्म कुछ और है, पॉलिटिक्स कुछ और है। थैंक यू सो। क्यों तक ही मतभेद को सीमित रखना चाहता था, पर अब उन्होंने विशुद्ध राजनीतिक उदाहरण भी दे दिए हैं, तो मैं कहना चाहूंगा उनसे बात का मतभेद व्यक्त करते हुए और संशोधन करते हुए, किसने कहा था साहब? अफजल गुरु की क्लीमेंसी के लिए गुलाम नबी आजाद एज चीफ मिनिस्टर ऑफ कश्मीर राष्ट्रपति से मिले थे। शशि थरूर का लिखा हुआ ट्वीट है, मणिशंकर अय्यर का रिटन बयान है, जुडिशियल किलिंग ऑफ याकूब मेनन सैफुद्दीन सोज ने बोला है। आपकी पार्टी के बड़े नेता, में छोटे मोटों की बात नहीं कर रहा हूं, जाकिर नायक को मैसेंजर ऑफ पीस दिग्विजय सिंह ने कहा है। इशरत जहां को बिहार की बेटी आपके बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है। तो भैया ऐसा नहीं कि हम कोई ऐसी, ये तो आप तो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कहीं पार्टी में हैं, जुड़े हुए। यहां तो पार्टी के शीर्षस्थ प्रदेश अध्यक्ष, चीफ मिनिस्टर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस प्रकार के लोग। मैं कह रहा हूं यहां पे एक प्रॉब्लम है। क्यों आप ऐसे तत्वों को समस्या देते हैं? कारण जानते क्या है? बेसिक प्रॉब्लम कैरेक्टरिस्टिक में है।
अभी आपने 1942 और उसमें गए, उसमें पीछे अपन नहीं जाना चाहते, तो एक उदाहरण देना चाहता हूं। हम लखनऊ में बैठे हैं, आपको पता है देश के विभाजन की नींव कहां पड़ी थी? 100 साल पहले 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, जब कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर ली थी कि यानी देश में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, एक में सिर्फ मुस्लिम रिप्रेजेंट करेंगे और एक में नॉन मुस्लिम। और मैं पूरे हद्दे अदब से कहना चाहता हूं, तब बीजेपी छोड़िए, आरएसएस भी था क्या 1916 में? फिर 1920 मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा, मैं मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी बोलूंगा, क्योंकि महात्मा एक हिंदू उपाधि है। आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। तब आरएसएस था क्या? अब 1925 में जिन्ना कहते हैं मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। इससे पहले 1896 से 1925 तक 4 कांग्रेस अध्यक्ष मुस्लिम रह चुके थे, उनको प्रॉब्लम नहीं थी। आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। तब आरएसएस और बीजेपी था क्या? प्रॉब्लम क्या है कि बहुत बड़ी गलती की इस देश के मुस्लिम्स के बारे में जब आप कहते हैं, तो 1920 में जब आपने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, अरे भैया टर्की में खलीफा हट गया, उसको भारत के मुसलमानों से क्या मतलब? आपने खामखा में जोड़ दिया। और रही बात, मैं ये कहना चाहूंगा, आप स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं, तो मैं पूरी विनम्रता से पूछूंगा, आप सब लोग यहां पे विद्वान लोग बैठे हैं, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित किया? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित किया? 26 जनवरी 1930 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, इसीलिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है। उससे पहले पूर्ण स्वराज्य की लड़ाई नहीं थी भाई, सिर्फ वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशंस की बात थी। जब 1905 में तिलक ने पूर्ण स्वराज्य कहा गया तो एक्सट्रीमिस्ट हैं, राइट विंग हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं, क्योंकि 1914 और 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध में तो प्रस्ताव पारित करके अंग्रेजों का समर्थन किया गया था, इस प्रत्याशा में कि वो आजादी दे देंगे बाद में। तो भाई अगर आप ये कहें तो आजादी की लड़ाई ये 17 साल की है, अगर आप उस नजरिए से देखें, क्योंकि उससे पहले आपने पूर्ण स्वराज्य को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। उस विचार में हम नहीं जाना चाहते राष्ट्रवाद के, परंतु मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं, देखिए सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जो उन्होंने डायरेक्ट कहा है ना, जिस विचारधारा की ओर उन्होंने संकेत किया है, आपने हिंदुत्व की तरफ संकेत किया। मैं खोल के बोलना चाहता हूं, जिसको आपने कहा कि वो एक विचार है और वो एक संप्रदाय नहीं है। यदि संप्रदाय मानिए तो इट नेवर बिलीव्स इन कन्वर्जन, दैट्स व्हाई इंडिया नेवर वेंट फॉर इन्वेजन। इसको एक पंक्ति में समराइज करूंगा, अटल जी की एक बड़ी फेमस कविता है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसकी अंतिम की 2 पंक्तियां हैं, उसमें सारे हमारे राष्ट्रवाद का सार है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। अपना परिचय दे दीजिएगा भैया। हेलो, आई एम अब्दुल हफीज। I want to ask to Sudhanshu Trivedi ji. The Western concept of nationalism is based on 3 concepts. One is language, the other is religion, and the third is common enemy. So their whole concept of nationalism is based on these 3 concepts. But as far as Indian nationalism is concerned, our concept of nationalism is very different from Western concept, because we do not believe in one religion, and that is why while formulating our constitution, we said that we will be religious neutral. So religion cannot be the constituent or ingredient of nationalism. So how do you reconcile the constitutional nationalism with your own party nationalism, which believes in, this cultural nationalism, which is nothing but a religious nationalism? देखिए, जब ये देश आजाद हुआ और संविधान बना, अच्छा प्रश्न किया है उन्होंने, उसमें सेकुलर वर्ड नहीं था, ना हिंदू वर्ड था, इसलिए कि सेकुलर इंडिया के कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट है। जैसे आप किसी को अपना परिचय देते हैं तो आप कहते हैं आई एम सो एंड सो, बट आप ये नहीं कहते मैं एक आदमी हूं जिसके 2 आंख हैं, 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, क्योंकि वो तो क्लियर है, विजिबल है। समस्या क्या हुई कि जब हमने उस सेकुलर वर्ड को, जो वेस्टर्न माइंडसेट का था, उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया। आपको पता है
कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का, आई एम स्ट्रिक्टली टॉकिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन, कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिंदी ट्रांसलेशन है उसमें सेकुलर वर्ड का ट्रांसलेशन क्या है? पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं है। वर्ड लिखा है पंथ निरपेक्ष। इट मींस इट इज रिलीजन और सेक्ट न्यूट्रल। धर्म एक ऐसी चीज है जिसका कि वेस्ट में कॉन्सेप्ट ही नहीं था। धर्म वो है जो कि पूरे के पूरे वैल्यूज जो आपको इंस्पायर करती, इसलिए हम धर्मनिरपेक्ष देश कभी नहीं थे, हम पंथ निरपेक्ष थे। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एम्बलम पे क्या लिखा है? यतो धर्मस ततो जयः, जहां धर्म है वहीं विजय है। आपको पता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा की चेयर के पीछे क्या लिखा है? धर्म चक्र प्रवर्तनाय, धर्म के चक्र को बढ़ाने के लिए। आपको पता है कि इंडियन नेशनल फ्लैग में जो अशोका का चक्र है वो जहां से लिया गया है सारनाथ में, उस चक्र को क्या किया गया? धम्म चक्र। इसलिए प्रॉब्लम क्या हुई कि जो कुछ इस देश का धर्म था, जो इस देश की संस्कृति थी, जो इस देश की वैल्यूज थी, जिन्हें दूसरे देशों ने माना, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपको पता है वर्ल्ड का बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री कौन है? इंडोनेशिया। और आप दिल्ली में जाइए, इंडोनेशियन एम्बेसी के बाहर उनके गेट पे सबसे बड़ी एक इतने बड़े वो बना हुआ है गरुड़ का। गरुड़ किसका वाहन? विष्णु का। वो कहते हैं हमारी संस्कृति है, नथिंग टू डू विद रिलीजन। वहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है। भारत में संभव नहीं है। वो कहते हैं हमारा रिलीजन का पार्ट नहीं है, हमारे कल्चर का पार्ट है। आपको पता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा थाईलैंड, जहां के राजा की लास्ट ईयर डेथ हुई, क्या नाम था उनका? भूमिबल अतुल तेज, किंग रामा द 9th। वो कहते हैं हमारी संस्कृति है। इसीलिए जब ये देश आजाद हुआ तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पॉलिटिकल विजन क्या था? राम राज्य। लेकिन वो रिलीजियस राज्य नहीं था। वही मैं कह रहा हूं, मगर अफसोस मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कहा धर्मनिरपेक्ष नहीं है, तो फिर कौन सा धर्म से भारत चलेगा, ये आप बताइए। भारत का एक ही धर्म है, जो मैंने अभी आपको कविता बताई जी, आप शायद उसको ध्यान नहीं दिए। हमारा एनिमी कोई नहीं है, हमारा एनिमी अंदर है। हमें अपने को जीतना है। भारत दुनिया का इकलौता देश है, जब यहां पे कॉन्टेस्ट शायद ये भी बता दूं, वर्ल्ड के जितने बड़े देश हैं सब में आपने एक रिवोल्यूशन सुनी होगी। चाइनीज रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, ब्रिटिश रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशन। इंडिया में कभी नहीं सुना कि क्रांति हुई। क्यों? भारत में इसलिए क्रांति नहीं होती कि यहां के भारत में की संस्कृति और भारत का धर्म दूसरे को जीतना नहीं, अपने को जीतना सिखाता है। इसलिए यहां संक्रांति होती है। इसीलिए कहते हैं आप्त दीपो भव, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। यह भारत का धर्म है और वो सबको साथ में लेके चलता, और इतना न्यूट्रल है, इतना सेकुलर है कि दुनिया की हर संस्कृति में एक देव है, एक दानव है, एक डेविल है और एक गॉड है। मगर सिर्फ भारत में ही एक ऐसा उदाहरण है। आपके सारे प्रतीक एक ही धर्म से क्यों आते हैं? जबकि संस्कृति तो सारे धर्म। देखिए आपने जो बात कही, मेरा कहना है कि मिडिवल एज में जो कुछ हुआ वो अपनी जगह था, मगर हम उससे तब है जब हम उसे भूलकर और सीख लेकर आगे बढ़ना चाहें। जैसे ज्यूज और क्रिश्चियंस में कितने वॉर्स हुए, मगर आज तो वो आपस में नहीं लड़ते। आज वो साथ मिलकर डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जर्मनी कभी अपने नाजी पास्ट के ऊपर गर्व नहीं करता, ऐसे ही हम लोगों को भी जो हो गया, कहते हैं ना गता सूनस्य नान्यम शोच्यन्ति पंडिता, उसको छोड़ना चाहिए। पर समस्या कब आती है? जब भैया हम आकर औरंगजेब के नाम की सड़क बदलते हैं तो आप खड़े हो जाते हैं, नहीं जी औरंगजेब के नाम पे रहना चाहिए। अच्छा कहा, सही बात कही सुरेंद्र जी ने, पर शायद इनसे जुड़े लोग उस बात से सहमत नहीं है। वो पास्ट के उस नकारात्मक एस्पेक्ट के साथ चिपके रहना चाहते हैं। और एक और मैं बात कहूंगा, थोड़ी फूड फॉर थॉट है, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल भी आपको लग सकती है। अभी आपने कहा ना कि हम सम्राट अशोक को सबसे महान मानते हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये सर विंसेंट स्मिथ और सर मार्शल व्हीलर के लिखे इतिहास में तो बहुत महान है, पर आप भारत के पौराणिक इतिहास में पढ़िए अशोक के बारे में। भारत के इतिहास को मत मानिए, तिब्बतियन इंस्क्रिप्शंस में पढ़िए, सिंघली इंस्क्रिप्शंस में पढ़िए, जैन इंस्क्रिप्शंस में पढ़िए। उसके बाद आपको पता चलेगा कौन कितना महान था और कौन किस कारण से महान कहा गया, क्योंकि वो उस रूल को सूट करता था कि सबको तलवार फेंक दो और ये कर दो ताकि लड़ाई ना लो। एक छोटी सी बात है, साम्राज्य किसने बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने।
अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक एकजुट किया और ग्रीक्स को मार मार कर अफगानिस्तान के पार भगाया। और ये हिस्टोरिकली प्रूवन फैक्ट है कि आफ्टर सम्राट अशोक डाइल्यूटेड द आर्मी, इंडिया पे इन्वेजन शुरू हुआ और फॉरेन्स आके सेटल होने शुरू हो गए। तो भैया महान तो था चंद्रगुप्त मौर्य, परंतु इतिहास में उसको महान क्यों नहीं कहा गया? भाई वो तो एक ऑर्गेनाइज नेशन की बात कर रहा है जो कि फॉरेनर्स को मार के भगाने में सक्षम है, वो सूट नहीं करता। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य वाज द लोअर कास्ट हु इज राइजिंग टू द पावर विद द हेल्प ऑफ ए ब्राह्मण, ये भी कम्युनल हार्मोनी सूट नहीं करती। तो हमें वो चीज सूट करती थी जो ब्रिटिशर्स को सूट करती थी, उसके हिसाब से उन्होंने इतिहास लिखा। इसलिए मैं कहता हूं इतिहास पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर इतिहास से सीख लेकर आगे आने की जरूरत है, तब हम उसको नए सिरे से। उनका एक और इंटरेस्टिंग प्रश्न था सुधांशु जी। उनका कहना था कि जिस प्रकार जर्मनी ने, मॉडर्न जर्मनी ने एक्नॉलेज किया कि पास्ट में हमने जूस पे ऐसा किया है, तो क्या ऐसा संभव है भारत में कि मिडिवल टाइम में जब हिंदुओं पे ऐसा अत्याचार हुआ, आज की तारीख में कोई एक्नॉलेज करे और अपोलोजाइज करे? मैं ये कहता हूं कि अपोलॉजी भी करने की जरूरत नहीं भाई, आप सिर्फ उसको भूल जाइए, उस पर स्टिक मत करिए। अब स्टिक करते हैं तब समस्या आती है ना। देखिए मैं आपसे फिर कहूंगा एक बात, आप दिल्ली में जाइए, दिल्ली में आपको औरंगजेब रोड थी, बाबर के नाम पे रोड है, तुगलक के नाम पे रोड है, मगर मैं आपसे पूछूं कि विक्रमादित्य के नाम पे रोड है, हर्षवर्धन के नाम पे रोड है, अशोक रोड तो है, क्यों नहीं है? हम कहते हैं अकारण ऐसी चीजों के साथ क्यों स्टिक करो, और छोड़ दीजिए दारा शिकोह के नाम पे सड़क है, अब लखनऊ में अब्दुल रहीम खानखाना के नाम पे सड़क है, वीर अब्दुल हमीद के नाम पे सड़क है। प्रॉब्लम ये रही कि आजादी के बाद, मतलब छोड़िए वो पॉलिटिकल इशू हो जाएगा, मैं एक लाइन में कहूंगा, शायद हमारे तत्कालीन शासक बगैर किसी का नाम लिए हुए ऐसे डिफीटेस्ट माइंडसेट में आ गए कि उनको लगा कि वो मिडिवल एज वाले मैटर को भी हम जब तक इस्टेब्लिश नहीं करेंगे तब तक हम सबको साथ में नहीं लेके आ पाएंगे। वही गलती रही। हमें कोई जरूरत नहीं अपोलॉजी करने की, पर कम से कम उस पर स्टिक रहने की भी जरूरत नहीं। धन्यवाद।